हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। हम लोग कल केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको मैं समझा देता हूँ। देखो ये आपके एक सामने क्वेश्चन है बच्चों। 2SO2 प्लस O2 दे रखा है आप लोगों को। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज 1.6 इंटू 10 सीट, ठीक है ना, kg पर मिनट। देन फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 इन, ठीक है, आपको निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे करना है आप लोगों को। देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को आप। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना, इक्वेशन दे रखी हो, पहले चेक कर लो कि वो बैलेंस है कि नहीं है। पहले चेक कर लो कि वो बैलेंस है कि नहीं है। ये कर लिया। अब देखो बच्चों क्या कहते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, है ना। सबसे पहले अगर मैं इनका मास देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बच्चों बताओ। SO2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा, देखो 32 प्लस 16 इंटू 2, 64 आएगा। 2 मोल SO2 का, तो ये कितना हो गया 64 इंटू 2 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम। और ये हो गया आपका 2 इंटू 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास तो निकाल सकते हो, टोटल मास निकाल सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। बोलो बच्चों, निकाल सकते हो क्या? अब देखिए बच्चों, आप होगा कि जब SO3 के 160 ग्राम बनते हैं, 160 केजी ले लो, अपन यूनिट इनकी सबकी क्या कर देते हैं, कर दिया। अब मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, when 160 kg of SO3 forms, then consumed mass of O2 कितना हो गया, 32 kg हो गया क्या बच्चों बताओ। जब आपको 160 kg SO3 बनानी है, तो क्या आपका कंज्यूम्ड मास ऑक्सीजन का 32 kg हो गया? तो बताओ, जब इसका हमें 1 kg की बात करनी है तो कितना हो जाएगा, 32/160। फिर देखो हमें क्या कह रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -3। इस कंडीशन में क्या होगा, 32/160, ये 1.6 इंटू 10 की पावर-3। ऐसा कर दिया बच्चों मैंने। आगे क्या, बोलो बच्चों। अरे समझ में आया? तो अब देखो बेटा, ये गया 10 टाइम, ये हो गया 2, तो यहां से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये हो गया 0.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर-3। यहां से आप क्या कह सकते हो, 32 इंटू 10 की पावर-5 kg पर मिनट। आ गया बच्चों, मैंने समझ में आया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया क्या? समझ में आया? तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Rate of disappearance of hydrogen is 6 into 10 की पावर -2 kg per minute. Then find out
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन केजी पर मिनट। जल्दी से फाइंड आउट कर दो इसको। वेरी गुड रिया सहगल, वेरी गुड प्रज्ञा। देखो बच्चों कैसे करोगे, सुनो, आपके सामने ये इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। इसका 28 kg, इसका 60 kg, सॉरी 6 kg, और इसका 34 kg, ठीक है। अब कहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन 6 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मिनट, देन रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए, when 6 kg of hydrogen is used, then forming mass of ammonia क्या हो गया, 34 kg हो गया। तो देखो बच्चों, अगर आप 1 kg करोगे 34/6, और आप क्या कर रहे हो 6 इंटू 10 की पावर -2, तो 34/6 क्या आ गया मेरे पास, ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0.34 kg पर मिनट। आ गया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है ना, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। कर लेंगे ना? अरे कर लोगे क्या बच्चों, बोलो। हम्म, अगला क्वेश्चन करके बताओ चलो। वेरी गुड रिया सहगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड प्रज्ञा। आज क्या बात है, क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट है या बहुत ज्यादा प्राणी कैसे हो रहे हैं इतने? हाँ जी भैया, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, इतना तो अब आपको आना चाहिए। देखो 2CO प्लस O2 2CO2, ठीक है ना? तो वेरी गुड सौम्या सचदेव। CO का मास कितना होगा? CO का मास हो गया आपका 12 and 16 28, 28 यानी कि हो गया 56 kg, ये हो गया 32 kg, और ये हो गया आपका 88 kg। बेटा कम से कम मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आता होगा ना? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके आपको क्या कहते हैं 32 kg से कितना बन रहा है 88, तो 3.2 इंटू 10 की पावर -3 से कितना बनेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 88/32, 3.2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। कितना आ जाएगा 88 इंटू 10 की पावर -4 kg पर मिनट। आ गया क्या? आ गया बच्चों? आ गया क्या नवाबों? ठीक है, चलिए। अब देखो बच्चों सुनो, आपको रेट ऑफ रिएक्शन कुछ समझ में आया? रेट ऑफ रिएक्शन कुछ समझ में आया कि नहीं आया?
अनिरुद्ध व्यास को समझ में आ गया भाई? तो ये तो कंफर्म है ना बच्चों, जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, आपको हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कितने मोल के लिए निकालना होता है बताओ? 1 मोल के लिए। ये बात आप दिमाग में फिट करना, हमेशा 1 मोल के लिए निकालना पड़ता है। तो देखो बच्चों, क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन की एक डेफिनेशन ये भी लिख सकता हूं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में ये भी लिख सकता हूं क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पर यूनिट, पर यूनिट बोल दो या पर मोल बोल दो, है ना? पर यूनिट या पर मोल बोल दीजिए आप इसको, ठीक है ना? जैसे देखो बच्चों सुनो, ये लिखा हुआ है N2 + 3s2 2NH3, ठीक है ना? तो मैं अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? देखो बच्चों सुनो, मुझे बताओ कि मैं ऐसा लिखूंगा क्या कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 1, ये करेंगे। फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 3 करेंगे क्या? और रेट ऑफ फॉर्मेशन, है ना, चलो डिसअपियरेंस है तो इसको अपीयरेंस कर देते हैं, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2। क्या बात सही है? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आया? देखो N2 और H2 दोनों रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का तो डिसअपियरेंस होगा ना, रिएक्टेंट तो डिसअपियर करेंगे ना, रिएक्टेंट तो डिसअपियर करेंगे ना, एंड प्रोडक्ट क्या करेंगे? प्रोडक्ट क्या करेंगे? अपियर अपियर होंगे, है ना? अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने इनको डिवाइड क्यों किया आप बता सकते हैं? मैंने इनको डिवाइड क्यों किया आप बता सकते हैं? बता सकते हो क्या? हाँ, क्योंकि अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो मुझे पर यूनिट मोल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं से डिवाइड लगाना पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन में से मान लीजिए निकालनी है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन कैसे लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो क्या? माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1, ये फिर माइनस, सॉरी हाइड्रोजन है ना, तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइडेड बाई 3, फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। बच्चों ऐसे ही होगा क्या? बच्चों ऐसा ही होगा क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैं आपसे ये बोलूं, ये वाली चीज क्या बता रही है? पहले तो ये बताओ, जो मैंने इस बॉक्स में बंद की है, ये चीज क्या बता रही है मुझे? ये मुझे बता रही है क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बता रही है, ये मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस बता रही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कर देता हूं पूरा बॉक्स, अब क्या बता रही है बच्चों बताओ? अब क्या बता रही है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम हमेशा किसके लिए निकालते हैं? पर मोल निकालते हैं ना, तो पर मोल से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों बताओ? पर मोल से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों? समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, ओके, चलिए, तो एक सिंपल सा इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम ढंग से सेट हो जाए, ठीक है ना? आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, एक रिएक्शन है बच्चों, 2A प्लस 3B 4C
प्लस 5d। क्या कहता है? इफ concentration of B at 5 second is 5 m and at 10 second it is 10 second it is 3 m, then calculate, है ना? क्या क्या करना है आपको? ROD of B, ठीक है, फिर ROA of C, फिर क्या करना है? ROD of A, फिर क्या करना है? ROR, ये करना है बच्चों। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपको सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर आपको निकालना है, निकाल सकते हो क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या आएगा? सिर्फ बी का निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना है बच्चों, ध्यान से सुन लेना। तो आप एक बात बताओ बच्चों, देखो 5 सेकंड में 5 m थी और 10 सेकंड पे 3 m हो गई, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? 5 और 3 2 का हो गया क्या? देखो ये 5 है, ये 3 है, चेंज इन कंसंट्रेशन 2 का आ गया। टाइम कितना लगा? 5 और आपका 10, तो 5 सेकंड लग गया ना। पहले 5 सेकंड पे इतनी थी और 10 सेकंड पे इतनी हो गई, तो बोलो बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ? 2/5 यानी कितना आ गया? 0.4 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई क्या? वेरी गुड रिया सहगल। अब देखो बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी divided by 3, rate of appearance of C divided by 4, rate of appearance of D divided by 5। ये जो मैंने लिखा समझ में आया आप लोगों को? ये जो मैंने लिखा आप लोगों को समझ में आया? और यही तो क्या बच्चों, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या प्यारे बच्चों? यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी से भी निकाल सकते हैं ना। अब देखो बच्चों, ए हमने निकाल दिया, तो अगर मुझे बी निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो बहुत ही सिंपल है मेरे पास, तो क्या कर दूंगा? 4/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, 4/3 इंटू 0.4। ऐसा कर सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, कर सकता हूँ क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, बोलो बच्चों, ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या बच्चों? ठीक है, फिर बताओ, आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालनी है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो जाएगी 2/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो 2/3 ये हो गया बच्चों, बोलो आ जाएगा क्या? आ जाएगा बेटा? अरे आ जाएगा क्या ना बाबू? तो अगर मैं सोल्व करूं तो कितना हो गया? 8/30 यानी 4/15। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे लास्ट क्या पूछना चाह रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी था उसको आपने
सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपकी, कितनी आई 0.4 डिवाइडेड बाई 3। आ गया, आ गया बच्चों? तो समझ में आया आप लोगों को कॉन्सेप्ट? बच्चों अब तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? अरे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस पूछ रहा है, आपको कुछ अलग पूछे तो ऐसी कहीं गलती तो नहीं लग रही ना? पक्का सबको समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? ठीक है, तो सुनो, अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद करोगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक इक्वेशन है, हाफ N2 प्लस 3/H2 NH3, ठीक है ना? इसमें इसमें आपको ये कह रहा है कि माइनस, ये आपको कितना दे रहा है 4, है ना, 4 ग्राम पर लीटर, ये दे रहा है बच्चों, इसने ये वैल्यू दे रखी है आपको, है ना? देन कैलकुलेट, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, फिर आपको क्या निकालना है, माइनस ये निकालना है बच्चों इन ग्राम पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये दो चीजें कर लेंगे क्या बच्चों? होमवर्क दिया मैंने आप लोगों को, कर लेंगे क्या? अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना बच्चों, आपको देखो जो ऊपर अपन ने क्वेश्चन किए थे आज, उसमें आपको है ना केजी पर मिनट में दिया था और पूछा भी वापस केजी पर मिनट में, दिख रहा है ये जो भी क्वेश्चन किए थे। लेकिन अगर आपको, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्या ध्यान रखना है। देखिए क्या, whenever we have to use the rate, क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, द यूनिट मस्ट बी मोल पर लीटर इनटू सेकंड, ठीक है ना? जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो आप किस में निकालोगे बच्चों? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना बच्चों? समझ में आएगा, मोल पर लीटर इनटू सेकंड में, ये ध्यान रखिएगा आप। अरे बच्चों समझ में आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन को केजी पर मिनट या ग्राम पर मिनट में मत निकाल देना। अरे नवाब, बात समझ में आई क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को? आ गया क्या मामला समझ में? आ गया? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? चलो अब आगे आओ बच्चों, ये एक हेडिंग डाली है बच्चों, रेट लो, है ना? अब अपन ने अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी है, अब रेट का एक लो है, वो क्या है इसको एक बार आप नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं बच्चों, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। एक बार आप नोट कीजिए फटाफट। क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट रेट लॉ of any reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to some power which may or may not equal to their stoichiometric coefficient, ठीक है ना?
अब ये क्या है, कैसे है, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या है समझो। मान लो मैंने एक H2 प्लस I2 है ना, 2H है। इसमें बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ रिएक्टेंट कौन कौन है, इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है इस रिएक्शन में, हाँ बताएंगे बच्चों। हाइड्रोजन एंड आयोडीन है। ये क्या कहता है कि जो रेट होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इस तरह से समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या है, मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये पावर 1 और ये पावर 1, यहां से मैंने ये हटा दिया तो मेरे पास ही आ गया, देखो बच्चों H2 एंड I2। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, इसका भी 1 था, और आपने रेट लॉ में भी वही पावर लगाई है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक मैं एग्जांपल और लेता हूं। देखिए मैंने लिया 4HBr प्लस O2, ठीक है, 2H2O प्लस Br2। इसका जो रेट लो है वो ये है, ये इस तरह से। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो या तो इनके जो कोफिशिएंट थे 1 और 1, वो की वो पावर आ गई क्या, यहाँ 1 था ये भी 1 था, तो पावर 1 1 है, चेक करो पावर 1 1 है ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसका कोफिशिएंट 4 मोल है और इसका 1 मोल है ना, लेकिन यहाँ पावर देखो 1 है। ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, आपको ये रट्टा नहीं मारना है, आपको रट्टा नहीं मारना है किसका रेट लो क्या होता है, वो कैसे निकलता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। किसी का भी रेट लो रट्टा नहीं मारना है, आप दिमाग में फिट कर लेना, समझ में आ गया ना। किसी का भी रेट लो आपको रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में बैठी बात, मैंने क्या बोला, ठीक है ना। तो अब पहले इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, पहले इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों। तो देखिए, जो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही अगर पावर बन जाए, है ना, जो रिएक्शन के कोफिशिएंट है अगर वो के वो पावर बन जाए, इसको देखो ऐसे समझाता हूं बच्चों में। मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है इस तरह से, ठीक है ना, मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं बच्चों, देखो N1A N2B, ठीक है, ये मान लो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मैंने इसके लिए बोला कि इसका जो रेट लो है वो क्या आता है, रेट लो ही आ रहा है कि ए की पावर x बी की पावर y, ये बोला मैंने। ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर ये क्या हो, केस फर्स्ट, मैंने ये बोला कि x की वैल्यू n1 के इक्वल हो एंड y की वैल्यू n2 के इक्वल हो, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ही स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में, मतलब जो रिएक्शन के कोफिशिएंट है वो के वो उस रेट लो में अगर आ रहे हैं तो वो सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब देखो बच्चों सुनो, मान लो दोनों में से भी कोई एक इक्वल नहीं है, ठीक है ना, या दोनों ही इक्वल नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल, हो सकता है एक इक्वल हो एक ना हो, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है क्या। तो अब मुझे बताओ बच्चों, जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे ऊपर, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी है बच्चों बताओ।
एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है एंड कॉम्प्लेक्स कौन सी है? एलिमेंट्री तो फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड। मैं फिर कह रहा हूं, आपको किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है, किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ गिवन होगा, ठीक है ना? ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आई? ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आई बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन क्या कहते हैं, देखिए यहां जो बच्चों ये x और y टर्म आए ना, ये दिख रहा है आपको? ऊपर आपने x लिखा है और एक y लिखा है, लिखा है बच्चों x और y। इनको कुछ नाम दिया जाता है बच्चों, क्या नाम दिया जाता है? ध्यान दीजिए, देखो जो x है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा बोला मैंने, ठीक है ना? क्या? जो पावर है ना उसको बोलते हैं ऑर्डर। अगर मान लो पावर 1 है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, अगर पावर 2 है तो उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर, अगर पावर 3 है तो उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर, ठीक है? पावर हाफ है तो बोलेंगे हाफ, जो भी पावर है वो उसको ऑर्डर बोल देते हैं बच्चों, ठीक है ना? और ये y है, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अगर मैं इन x और y दोनों का एडिशन कर दूं, ठीक है ना, तो x और y का एडिशन कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है? चलिए अपन ऊपर एग्जांपल मारते, मुझे बताओ H2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ बच्चों क्या है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बोलो क्या बच्चों? 1। I2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बोलो, I2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बोलो, वो भी 1। तो रिएक्शन का ऑर्डर बोलो क्या है? रिएक्शन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 खत्म। सिंपल, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया क्या? बोलो। अब बताओ HBr के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बोलो, HBr के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बोलो। HBr रेट लो देखना है व्यास जी, व्यास जी रिएक्शन नहीं देखनी है, रेट लो देखना है। व्यास जी 4 क्यों देख रहे हो आप? हाँ, पावर देखो, HBr के रेस्पेक्ट में 1, O2 के रेस्पेक्ट में बोलो, O2 के रेस्पेक्ट में बोलो 1। क्लियर हुआ बच्चों? बोलो बेटा क्लियर हुआ? ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया? ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया? रिएक्शन का ऑर्डर पूछे, 1 + 1 2 आ गया। ओके बच्चों, समझ में आ गया? आ गया? अच्छा, अभी अपन कौन सा रूल पढ़ रहे हैं बच्चों? अभी ये मैंने क्या हेडिंग डाल रखी है पता है क्या? रेट लो डाल रखी है। तो ये जो कांस्टेंट आएगा फिर इसका क्या नाम हो जाएगा? रेट लो का जो कांस्टेंट आएगा उसको मैं क्या बोल दूंगा? रेट कांस्टेंट बोल देंगे क्या? रेट लो की रिएक्शन इक्वेशन का जो कांस्टेंट आएगा उसको रेट कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है ना बच्चों? तो देखो बेटा सुनो, इसको के को अपन क्या बोलते हैं? के को बोलते हैं अपन रेट कांस्टेंट, ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों, अगर इसको डिफाइन करना हो सपोज, ठीक है ना, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी क्या? R = K A की पावर X B की पावर Y। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि A और B इन दोनों की कंसंट्रेशन मान लो मैं 1m ले लूं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या R और K इक्वल हो जाएंगे क्या? बोलो बच्चों। अगर A और B दोनों की कंसंट्रेशन, सौम्या ठक्कर, जो लॉ ऑफ मास सेक्शन होता है वो तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और रेट लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, पता है क्या? तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है, ठीक है ना? रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल निकलता है और जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ
reactant is known as rate constant और अच्छा बच्चों इसको एक और नाम देते हैं बच्चों, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। आपको एक बात बताएगा बच्चों, स्पेसिफिक रिएक्शन कब होती है? स्पेसिफिक वर्ड आते हैं मतलब आपको पता है कि यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन करना होता है। जैसे ही वर्ड स्पेसिफिक आ जाता है इसका मतलब आप इसको किसके लिए डिफाइन कर रहे हो? स्पेसिफिक वर्ड आते ही आप उसको यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन करो। जैसे आप यहाँ यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिफाइन कर रहे हो ना, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिफाइन कर रहे हो ना बच्चों, बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, रेट कांस्टेंट बच्चों अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग आएगा ना, रेट कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग आएगा। कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो जो फास्ट होगी उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा आएगा, जो स्लो होगी उसका कम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसका मतलब वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। हो सकता है कोई रिएक्टेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, कोई रिएक्टेंट बहुत ही कम रिएक्टिव हो। अच्छा बताओ, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी ना बच्चों, है ना। अच्छा, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगा ना। ध्यान रखना, कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को तो बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, ठीक है ना। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, ठीक है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, क्या क्या लिखा मैंने, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration of reactant, ये ध्यान रखना बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इस पे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। एक बात बताओ, जब आपने आपने क्या किया बच्चों, आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो उस प्रोपोर्शन में, देखो ऐसे समझो, मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, R इक्वल्स टू के, और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। इतना आप लोग जानते हो कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट भी तो बढ़ेगी ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट भी तो बढ़ती है ना बच्चों, बोलो, बढ़ती है। तो रेट भी बढ़ी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बढ़ी, तो दोनों बढ़ रही है तो इसका रेशियो क्या रहेगा? अरे रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना बच्चों, हाँ ना तो बोलो। समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? अब देखो बच्चों सुनो, अब आगे क्या कहते हैं, देखिए, rate law is an experimental concept, ठीक है ना। rate law is an experimental concept। बच्चों ऐसा कुछ रूल आप लोगों ने ना लास्ट ईयर पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों क्या होता है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, और जो रेट लॉ होता है ना वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहता है कि a reaction if a reaction occurs in
more than 1 steps, then rate law is determined by slowest step of मैकेनिज्म। ठीक है ना। अब ये क्या पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूं। एक बात बताओ बच्चों, किसी भी रिएक्शन की रेट हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, जो स्लो स्टेप है या जो फास्ट स्टेप है? बताओ। मान लो एक रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही है, हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपन ऐसा समझे, एक साइकिल वाला, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया होगा। साइकिल बनाने की फैक्ट्री में मान लो मैं कहता हूं कि पर डे मान लीजिए 1000 रिम बन रही है। ठीक है। 1000 मेन बॉडी बन रही है, चेन बन रही है। ठीक है। 1000 सीट कवर बन रहे हैं, लेकिन हैंडल मान लो 300 ही बने, तो मैक्सिमम आप साइकिल कितनी मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे? हैंडल 300 ही बने बच्चों, तो 300 कर पाएंगे ना। तो जो सबसे ढीला चला उसी के ऊपर आपका प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है ना। जो सबसे ढीला चला उसी का प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, तो हम स्लो स्टेप पर ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। समझ में आ गया क्या? स्लो स्टेप पर ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। बच्चों समझ में आई बात? जैसे देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जांपल क्या है? देखिए, 4HBr प्लस O2, ठीक है, ये 2H2O प्लस Br2। अब देखो बच्चों, इसकी मैकेनिज्म क्या दे रहा है आप लोगों को? कि मैकेनिज्म में ये कहता है कि स्टेप फर्स्ट में ये कहता है कि HBr प्लस O2, ठीक है, ये बना HOOBr। ये कहता है ये इसका स्लो स्टेप है। ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या कहते हैं? HOBr, ठीक है, प्लस HBr, ठीक है, और इससे आपको मिला ये 2HOBr। ये इसका फास्ट स्टेप है। और फिर देखो बच्चों, ये कहता है कि जो 2HOBr है वो 2HBr से रिएक्ट कर गया। ठीक है, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखो बच्चों, आपको एक बात बहुत अच्छी लगेगी कि आपको किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म याद नहीं करनी है बच्चों। आपको किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म लर्न नहीं करनी है, बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को आपको लर्न नहीं करना है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो मेरी बात? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ओके। अब देखो बच्चों, आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन में कितने स्टेप दिख रहे हैं आपको? इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में कितने स्टेप दिख रहे हैं? 3। सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? फर्स्ट। तो हम रेट लो किससे लिखेंगे? हम रेट लो इसी से लिखेंगे ना, फ्रॉम द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, है ना। तो स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म से मैं क्या लिखूंगा? R इक्वल्स टू K, है ना, क्या हो जाएगा? HBr O2। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? अब बेटा ये जो भी स्टेप है ना, ये सारे आपको गिवन होंगे एग्जाम में, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना। बस आपको तो ये पढ़ना है कि कौन स्लो है कौन फास्ट है, वो भी लिखा होगा, वो भी लिखा होगा। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा? 1+1, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गई क्या बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गई क्या बच्चों? बोलो। ये बात आप लोगों के भेजे में कुछ ये बात आप लोगों के भेजे में कुछ बैठी? ये फिक्स है भैया। आप
भी नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है बेटा, आप लोगों को रेट लो गिवन होगा या मैकेनिज्म गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या, सुनिए, अब मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। देखिए, मान लो एक रिएक्शन है बच्चों, क्या है, 2A + 3B, और ये लिखा हुआ है सी। कहता है कि इफ concentration of A becomes double and B becomes triple, then rate of reaction would become, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है, 27 टाइम्स, 54 टाइम्स, ठीक है, 108 टाइम्स, है ना, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। बताओ बच्चों आंसर क्या जाएगा, बोलो बच्चों, ऐसा क्यों, आंसर डी क्यों बच्चों, बताओ आंसर डी क्यों, अरे आंसर डी क्यों, हाँ हमें बच्चों ऑर्डर कुछ गिवन ही नहीं है ना, ऑर्डर पता ही नहीं, ना रेट लो पता, है ना, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो सिंपल रिएक्शन है, वो फास्ट रिएक्शन है, उसकी ऑर्डर क्या है, उसका रेट लो क्या, कुछ नहीं पता ना, तो बिना तो रेट लो या ऑर्डर के मैं कैसे करूं, बताओ, मैं कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना, बोलो बच्चों, बोलो बेटा, नहीं कर सकता ना नबाबू, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ कि रेट लो और order of reaction is not given, so we cannot determine new rate of reaction। आ गया बच्चों समझ में, है ना, अरे बेटा समझ में आ गया है क्या, बोलो बच्चों, आ गया। अब देखो बच्चों सुन, अब एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो बेटा सुनिए, क्या ये कहता है, फॉर ए रिएक्शन rate low is R equals to A B का स्क्वायर, है ना, if concentration of A remains constant and concentration of B becomes double, then rate of reaction would becomes, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, 2 times, 3 times, 4 times and cannot be predicted, है ना।
तो अब बताओ बच्चों, बहुत सिंपल है ना। अब तो आप आराम से कर सकते हो। क्या करना है भाई, ए की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको कांस्टेंट रखनी है और बी की डबल करनी है। तो जब डबल करोगे बच्चों, है ना, देखो ये है क्या, इसका रेट लो आपको गिवन है, ठीक है। मान लो ये R1 है, अब R2 में क्या करना है, ये तो वही रखना है। इसको क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया क्या, इसको डबल कर दिया। डबल करते देखो बच्चों क्या हो गया, अब ये बन गया क्या, 4KA बी का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों बताओ, इसको मैं 4 × R1 लिख सकता हूँ क्या। तो कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बताओ 4 टाइम हो गया कि नहीं हो गया। अरे बच्चों 4 टाइम हो गया कि नहीं हो गया नवाबों, हो गया क्या। राजश्री मैंने रेट कांस्टेंट का बोला है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान दीजिए आप अपनी बात पर। अरे बेटा मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का बोला है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तो सही। वो रेट कांस्टेंट था, क्या लिखा हुआ है देखो, प्रज्ञा फलोदिया जागते रहो, प्रज्ञा फलोदिया रासरी चावड़ा जागते रहो। क्या लिखा हुआ दिख रहा है, हम्म, बेटा रेट कांस्टेंट लिखा है और अब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई क्या बात। अब देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए मैं एक रिएक्शन देता हूं बच्चों, देखो सुनो, A+3B, ठीक है, सी, ये क्या कहता है, concentration of A becomes constant and concentration of B becomes triple, then rate of reaction would become, ठीक है। आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है बच्चों, देखो सुनो, आपको ऑप्शन दिए हुए 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 27 टाइम्स। अब बताओ बच्चों कैसे करोगे। अब देखो बच्चों सुनो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसने ऑप्शन वो तो दिया नहीं, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको इस रिएक्शन को एलिमेंट्री मान के करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को क्या मान का करना पड़ेगा, एलिमेंट्री मान के करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, एलिमेंट्री मानोगे, एलिमेंट्री मान के करना पड़ेगा बच्चों, समझ पा रहे हो क्या, कैसे, देखो भाई इसने ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, इसने कोई ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं बोला। तो अब देखो बच्चों, ये तो R1 लिख दो बच्चों, KA, ठीक है। R2 में क्या कह रहा है, A को तो कांस्टेंट रखो, B को आप 3 टाइम कर दिया बच्चों। तो यहां से देखो बेटा क्या हो गया, R2 क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो गया, फिर KA और ये B का क्यूब,
यहां से देखो बच्चों R2 क्या आ जाएगा 27 ऑफ R1। आया क्या समझ में? बच्चे समझ में आया? आगे क्या नवाबों? ठीक है, फिर देखो बच्चों सुनो, क्या 4A gaseous रिएक्शन है ना, rate law is R equals to K A B and C। ठीक है, if volume of vessel becomes 1 by 3 times, then rate of reaction would become, क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, 9 times, 1 by 9 times, 27 times और 1/27 टाइम्स। बताओ कैसे करोगे बच्चों, बताओ। सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों को पता है क्या कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है, ये जानते हो क्या? कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम में रिलेशन होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। होता है, होता है बच्चों। तो आप बताओ, जब आपने वॉल्यूम 1/3 किया है ना, तो बच्चों बताओ देन कंसंट्रेशन क्या हो गई, 3 टाइम्स होगी क्या? जब वॉल्यूम 1/3 किया तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स होगी क्या सबकी? बोलो बच्चों। अरे इनवर्स है, एक 1/3 करोगे तो दूसरा अपना आप ही क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। समझ में आया क्या? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो क्या रहना चाहिए। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? तो अब बताओ, हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, तो सबकी 3 टाइम कर दो, 3A 3B 3C, क्या हो जाएगा? ये R1 है, ये R2 कर दो, तो R2 क्या हो जाएगा 27 टाइम ऑफ R1। जाएगा क्या? हो जाएगा बच्चों 27 टाइम। समझ में आएगा? अरे बच्चों समझ में आई क्या बात? आप लोगों को इतना तो पता होगा ना, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं, ठीक है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, आएगा ना? अब आपने बच्चों वॉल्यूम किया 1/3, तो कंसंट्रेशन अपना आप ही क्या आ जाएगी, देख लो ना यार, क्या आ गई कंसंट्रेशन बताओ, 3 टाइम्स होगी कि नहीं होगी? अच्छा वो सबकी होगी ना, क्योंकि ए बी सी उसी कंटेनर के अंदर है, ए बी सी सभी उसी कंटेनर के अंदर है। तो समझ में आ गया क्या नवाबों? ठीक है, चलिए तो बाकी कर लेते हैं बेटा।